ठीक है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव तिवारी आपको इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमने आपको पिछली क्लास में कंटेंट्स बताए थे कि इंडियन ज्योग्राफी को किस तरह से पढ़ना है, कितने कंटेंट्स में पढ़ना है। हमने आपको बताया था कि कुल 12 कंटेंट्स हैं, जिन 12 कंटेंट्स को एक एक करके ब्यौरेवार ढंग से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यकीन जानिए कि आपको आज की क्लास पढ़ने के बाद मज़ा आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होंगी और ये बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ों को समाहित करते हुए क्लास में करने जा रहा हूँ। आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आज की क्लास से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला चैप्टर, इंडिया का राजनैतिक भूगोल। राजनैतिक भूगोल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इंडिया को समझ लेते हैं कि इंडिया कैसा है। तो देखिए, भारत जो है एक ऐसा देश है जिसके कई नाम हैं। प्राचीन काल में भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा आर्यावर्त भी इसको कहते हैं, आर्यावर्त भी हम जानते हैं। और इसको जामुन के वृक्षों के कारण, जामुन के वृक्षों की अधिकता के कारण हम जम्बूद्वीप कहते थे, और आर्यों की उपस्थिति के कारण ये आर्यावर्त कहलाता था। तो भारत की जो स्थिति है वो दक्षिण पूर्व एशिया में या दक्षिण मध्य एशिया में है। भारत एक तरह से ऐसा देश है कि जिसको हम द्वीपीय महादेश भी कह सकते हैं। आज बृहत्तर भारत नहीं है, भारत आज खंड खंड बट चुका है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत से अलग हो चुके हैं, बांग्लादेश अलग हो चुका है। अब हमारा बृहत्तर भारत नहीं है, लेकिन जो भी भारत है वो आपके सामने वर्तमान में है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि इंडिया का जो ग्लोब में स्थान है, ग्लोब में जो पोजीशन है वो कैसी है। तो आपने देखिए पढ़ा होगा, समझा होगा कि इंडिया को पश्चिम की तरफ से टच करती हुई एक लाइन है। ये 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर रेखा है, वेस्ट लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। फिर इसके बाद 68 डिग्री के बाद एक एक डिग्री के अंतराल पर लाइनें हैं। 68 डिग्री के बाद 69 डिग्री, 70 डिग्री, 71 डिग्री, 72, 73, 74, 75, इस तरह से करते हुए यहाँ तक हम देखते हैं कि भारत का विस्तार है। और ये अरुणाचल प्रदेश को टच करते हुए ये लाइन जाती है 97 डिग्री 25 मिनट की। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल लाइन है ये। इसके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन 82.5 डिग्री है, और ये इंडिया का प्रधान यमोत्तर है, यानी प्राइम मेरिडियन टाइम लाइन। यानी भारत का जो समय है वो इसी डिग्री के अनुसार चलता है। भारत का जो प्रधान समय है, मानक समय है, वो इसी डिग्री के अनुसार माना जाता है। तो ये तो हमने आपको लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बारे में बताया। इसके अलावा कुछ लेटिट्यूडनल लाइंस भी हैं। लेटिट्यूडनल लाइंस में हम देखते हैं कि इंडिया की जो मुख्य भूमि है वो दक्षिण में कन्याकुमारी को टच करते हुए एक लाइन जाती है, और इस लाइन को लेटिट्यूडनल डिग्री के हिसाब से देखते हैं 8 डिग्री 4 मिनट, यानी 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट के बाद क्रमशः एक एक डिग्री के अंतराल पर लाइनें हैं, और एक लाइन ऐसी है जो जम्मू कश्मीर को टच करते हुए जाती है। ये है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। तो 84 डिग्री 88 डिग्री 4 मिनट साउथ लेटीट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड तक इंडिया विस्तार में है, विस्तृत है। और इसी तरह से इसको समझ लें कि 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक इंडिया विस्तृत है। यानी ये जो है भारत की बाउंड्री लाइन हो गई चारों। अब इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पॉइंट भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो 68 डिग्री है 7 मिनट है, ये कहाँ से टच करते हुए जाती है, तो इंडिया का
ये पश्चिमी बिंदु भी है, पश्चिमी किनारा भी है। इसको हम कहते हैं गौर माता, यानी ये लाइन जो है गौर माता, गुजरात में गौर माता को टच करते हुए जाती है। ईस्ट में 97 डिग्री 25 मिनट है, ये किबीथू अरुणाचल प्रदेश में है, इसको टच करते हुए जाती है। उत्तर में इंदिरा कॉल, आप लोग जानते हैं इंदिरा कॉल नॉर्थ में, और साउथ में हम देखते हैं हमारा यहाँ अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो साउथ निकोबार है, साउथ निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट, ये भारत का सदर्न पॉइंट है, सदर्न पॉइंट है, यानी दक्षिण का सबसे दक्षिण का पॉइंट है। भारत यहाँ के बाद ख़त्म हो जाता है। अब ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट की ये लाइन है, ये कन्याकुमारी या केप कमोरिन को टच करते हुए जाती है, जबकि इंदिरा पॉइंट इसके और नीचे आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत को हम साउथ लेटीट्यूड को अगर देखते हैं तो ये 2 डिग्री और नीचे आ गई, यानी ये लगभग 6 डिग्री के आसपास आ जाती है। और इसके भी नीचे यहाँ पर ये 0 डिग्री इक्वेटर जाती है। तो 0 डिग्री इक्वेटर से हम ऊपर जैसे जैसे आते जाएंगे, 1-1 डिग्री के अंतराल पर लेटीट्यूडनल लाइनें गुजरती जाएंगी, और यहाँ पर आएंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट की लेटीट्यूडनल लाइन होगी। इसको थोड़ा सा हम इधर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ का ये सेंटर पॉइंट हो गया। लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लाइनें क्या होती हैं, थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये इंडिया का पॉलिटिकल जो पहला चैप्टर है इंडिया पॉलिटिकल, इसको समझने के लिए ये ज़रूरी है समझना। तो ये अर्थ है, अर्थ का ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट को टच करते हुए, क्रॉस करते हुए एक लाइन, इट इज़ कॉल्ड इक्वेटर। इसको हम इक्वेटर कहते हैं, या हम इसको विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। और इसका एक और नाम है, चूंकि ये पृथ्वी के बीच से जाती है इसलिए भूमध्य रेखा भी कहलाती है, भूमध्य रेखा भी कहलाती है। इसकी वैल्यू 0 डिग्री है, ठीक है। अब ये 0 डिग्री की लाइन हो गई, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा हो गई ऊपर, और नीचे यानी साउथ में भी 23.5 डिग्री मकर रेखा हो गई। ये 2 लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद इसको हमने ऐसे कर दिया, या ऐसे ही समझ लो कि 0 डिग्री यहाँ थी, ऐसे क्रॉस किया था, अब एक 0 डिग्री हमने और क्रॉस कर दिया, ये भी 0 डिग्री, इसकी भी वैल्यू 0 डिग्री है। और ये यहाँ पर लाइनें इस तरह से चलती हैं, ऐसे ऐसे चलती हैं, इस तरह से चलती हैं। तो आप देखते हैं कि एक ग्रिड सा बन जाता है, यानी कि 0 डिग्री से 1-1 डिग्री के अंतराल पर लाइनें जाती हैं, और जैसे जैसे नॉर्थ पोल तक जाती हैं वहाँ तक लाइनों की जो लेंथ है वो कम होती जाती है। इसी तरह से जो कुछ भी नॉर्थ में होता है वैसा ही साउथ में होता है। साउथ में जैसे हम आते जाते हैं वैसे वैसे ये लैटिट्यूडनल लाइन की जो दूरी है वो कम होती जाती है। ये साउथ पोल हो गया और ऊपर नॉर्थ पोल हो गया। अब यहीं पर इंडिया की बात हमने कही, तो इंडिया यहाँ पर 23.5 डिग्री की लाइन जा रही है इंडिया में। अब अगर पूछा जाए तो ऐसे पूछा जा सकता है कि ग्लोब में हमारा भारत कहाँ है, तो ग्लोब में आप क्या बताएंगे भारत कहाँ है। चूँकि ये 23.5 डिग्री, अब 23.5 डिग्री ये है और ये है, तो भारत दक्षिण में तो है नहीं, भारत उत्तर में ही है, तो यहाँ कहीं पर होगा भारत। भारत यहाँ कहीं पर होगा तो इसका मतलब भारत यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि भारत को ईस्ट में कहा गया है, शेष विश्व जो है वो वेस्ट में है। तो भारत की अगर पोजीशन देखें तो इस तरह का भारत जो है वो बना हुआ है ग्लोब में। भारत की पोजीशन ग्लोब में इस तरह की है। अब देखिए इंडिया के कन्याकुमारी से नीचे की ओर 0 डिग्री है, ये साहब 0 डिग्री की लाइन है। इसके ऊपर हम बढ़ते हैं, इसके ऊपर देखते हैं 8 डिग्री 4 मिनट की लाइन, 8 डिग्री 4 मिनट की लाइन ये है। इसके ऊपर जाते हैं 23.5 डिग्री की लाइन, ये 23.5 डिग्री की लाइन मिल जाती है। ये 37 डिग्री 6 मिनट की लाइन मिलती है। यानी कि भारत को
उत्तर की तरफ टच करते हुए कोई लाइन जा रही है और नीचे की तरफ टच करते हुए कोई लाइन जा रही है। इसी प्रकार से ये लाइन और ये लाइन भी भारत की वेस्ट और ईस्ट बाउंड्री लाइन को स्पष्ट कर रही हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप हमको व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, नंबर मैसेज कीजिए, हम आपके सवालों का तुरंत जवाब देंगे। तो इसको मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ और आगे की बात बताता हूँ। इसमें आपको आप देखिए कि वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक इंडिया में लगभग 28 डिग्री का वेरिएशन है, 28 डिग्री का वेरिएशन है। यानी 97 में जब हम 68 को माइनस करते हैं तो लगभग 28 डिग्री के लगभग आता है। और 1 डिग्री आपको मालूम है कि सन शाइन ऑलवेज इन द ईस्ट, सूर्य हमेशा पूरब में निकलता है। तो पृथ्वी चूंकि स्फेरिकल फॉर्म में है, गोल है, तो सबसे पहले सूर्य यहाँ निकलता है और पृथ्वी का जो मूवमेंट है, अर्थ का मूवमेंट है, वो वेस्ट से ईस्ट की ओर है। यानी जैसे एक एक करके ये इलाका प्रकाशित होता जा रहा है। जब ये इलाका प्रकाशित होता है तो ये इलाका अंधेरे में होता है। तो जैसे जैसे यहाँ पर प्रकाश बढ़ता जाता है वैसे वैसे पृथ्वी ऐसे घूमती जाती है और घूमते हुए मूवमेंट करते हुए धीरे धीरे करके यहाँ पर ये भी इलाका प्रकाशित होता जाता है। तो यहाँ पर और यहाँ पर एक साथ सूर्योदय नहीं होता। इसको वेरिएशन में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। ऐसा क्यों होता है? 2 घंटे का अंतर क्यों होता है? इसलिए होता है कि 1 डिग्री सनलाइट को चलने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री सनलाइट को चलने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 28 डिग्री चलने में कितना टाइम लगेगा? 28 इंटू 4 कर देते हैं। 4 8 जा 32, 2 कैरी 3, 4 2 जा 8, 8 एंड 3 11, 112 मिनट, 112 मिनट। देखा जाए तो लगभग ये 29 डिग्री के आसपास आता है और 29 डिग्री के आसपास आता है तो यहाँ पर 116 मिनट हो जाता है और 116 मिनट होता है तो इसका मतलब वेरिएशन 2 घंटे का हो जाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच में 2 घंटे का वेरिएशन होगा सन शाइनिंग में। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसको इरेज करने के बाद इसका महत्व क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। इसकी महत्व क्या है, महत्ता क्या है, ये क्यों पढ़ा जाता है, हम क्यों पढ़ा रहे हैं आपको। इसका सीधा सा तात्पर्य एक ही है कि भारत ग्लोब में जो पोजीशन रखता है इसी तरह से अन्य देश भी अपनी अपनी बाउंड्री लाइन के हिसाब से कोई ना कोई पोजीशन रखते होंगे। अब जैसे ये श्रीलंका है, श्रीलंका की भी कोई ना कोई लैटिट्यूडनल लाइन होगी, कोई ना कोई लॉन्गिट्यूडनल लाइन होगी, वो श्रीलंका की बाउंड्री लाइन को दर्शाएगा। बांग्लादेश में भी इसी तरह से कोई रेखा ऊपर से नीचे जा रही होगी, कोई रेखा इधर से उधर जा रही होगी, कोई उत्तर से जा रही होगी, कोई दक्षिण से जा रही होगी। हर देश की अपनी एक वैल्यू है, हर देश का अपना एक सिस्टम है। अच्छा, ये तो आपने पढ़ रखा होगा कि कर्क रेखा भारत के बीच से होकर के जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीच से जाता है, मिड से जाता है। 8 स्टेट से होकर के जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से गुजरता है। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी कैपिटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है? कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी कैपिटल यानी राजधानी कैंसर के ऊपर है, कर्क रेखा के ऊपर है? तो इसका जवाब है रांची। झारखंड की राजधानी रांची वो कर्क रेखा के ठीक ऊपर है, बिल्कुल
उसी के ऊपर यहाँ पर ऐसे कर्क रेखा के ऊपर है। ठीक है, ये कर्क रेखा से उत्तर के स्टेट, नॉर्थ के स्टेट, और कर्क रेखा से साउथ के स्टेट। समय समय पर ये वाला इलाका चूंकि पेनिनसुलर प्लेट के अंतर्गत है, ये इलाका गर्म भी होता है और जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। लेकिन ये इलाका ठंडा भी बहुत ज़्यादा होता है और गर्म भी बहुत ज़्यादा होता है। उसका कारण हम आपको आगे की क्लासेस में बताएंगे। बहुत सारे रीज़न हैं, मेन रीज़न है समुद्र की उपस्थिति के कारण यहाँ पर मौसम ठीक ठीक बना रहता है, और यहाँ पर चूँकि समुद्र दूर है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, यहाँ आपको कर्क रेखा के राज्यों के बाद हम आपको इंडिया का जो पड़ोसी हैं उनके बारे में बताते हैं। इंडिया के पड़ोसी देशों में हम देखते हैं कि भारत से लगा हुआ वेस्ट का जो इलाका है ये पाकिस्तान का है, पाकिस्तान से लगा हुआ ही अफ़गानिस्तान है। फिर ये पूरा चाइना आ जाता है, बीच में ये नेपाल आ जाता है, इधर थोड़ा सा ये वाला इलाका भूटान आ जाता है, बीच में ये बांग्लादेश आ जाता है। ठीक है, और ये वाला इलाका म्यांमार का हो जाता है, और श्रीलंका हमारा समुद्री पड़ोसी, ये इसकी बात हम बाद में आपको बताएंगे। एक देश ताजिकिस्तान भी टच करता है, ताजिकिस्तान। कुछ जगह पर माना गया कि ताजिकिस्तान है, कुछ जगह पर माना गया ताजिकिस्तान नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि ताजिकिस्तान है। तो एक पाकिस्तान, दूसरा अफ़गानिस्तान, तीसरा ताजिकिस्तान, चौथा चाइना, पांचवा नेपाल, छठा भूटान, सातवां बांग्लादेश, आठवां म्यांमार। ये 8 देश तो भारत को बाउंड्री लाइन से टच करते हैं। फिर निकटस्थ समुद्री पड़ोसी हमारा श्रीलंका है। अच्छा, अब बात आती है कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा है, 4096 किलोमीटर। अभी तक ये माना गया है 4096 किलोमीटर, क्योंकि 2018 में कुछ राज्य बांग्लादेश से इंडिया में आए और इंडिया से बांग्लादेश में गए। कुछ सीमा का परिवर्तन हुआ है, उस सीमा का परिवर्तन होने के बाद भी लगभग इतना ही आ रहा है, 4096 किलोमीटर। लेकिन एक इसमें फिर से ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? बांग्लादेश वो हमारा समुद्री पड़ोसी है, बांग्लादेश हमारा ऐसा पड़ोसी है जिसकी समुद्री सीमा भी है और स्थलीय सीमा भी है। उस दृष्टि से बांग्लादेश का बाउंड्री लाइन इंडिया से लंबी है। लेकिन अगर हम यही बात करते हैं दूसरे देशों के लिए, तो फिर चाइना एक ऐसा देश हो जाता है कि जिसकी सीमा रेखा बांग्लादेश के अलावा की हम बात करें, चाइना एक ऐसा हमारा पड़ोसी है जिसकी स्थलीय सीमा ही इंडिया से जुड़ी हुई है, टच करती है, और इंडिया से जो चाइना की सीमा टच करती है वो सबसे ज़्यादा लंबी है। बांग्लादेश, ध्यान दीजिए, समुद्री पड़ोसी भी है और स्थलीय पड़ोसी भी है। समुद्र और स्थल दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए बांग्लादेश का ऐसा है। अब इसके आगे की बात आपको बताते हैं, इसके आगे की बात बताते हैं। देखिए, म्यांमार को जो टच करता है, म्यांमार, तो म्यांमार से हमारी सीमा कौन बनाता है? क्या बनाता है? अराकान योमा। अराकान योमा
भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाता है। ठीक है। पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, लेकिन रेड क्लिफ लाइन कहाँ नहीं है? J&K में नहीं है। J&K में पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ लाइन नहीं है। फिर J&K में क्या है? J&K में पाकिस्तान के साथ LOC है, पाक के साथ LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। यही चाइना के साथ जम्मू एंड कश्मीर में LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आजकल खूब चर्चा में आया, आपने सुना भी होगा। चाइना के साथ इंडिया की LAC बाउंड्री लाइन है। LAC और LOC के बाद बात आती है इंडिया को चाइना से अलग करने वाली जो लाइन है वो कहते हैं मैकमोहन लाइन। मैकमोहन। अब एक सवाल ये आता है कि मैकमोहन लाइन किस स्टेट में नहीं है, क्योंकि अगर हम चाइना और इंडिया के राज्यों की बात करें तो राज्यों की दृष्टि से इंडिया के कौन कौन से स्टेट चाइना के साथ टच करते हैं। देखिए, चीन और भारत के बीच में कौन कौन से स्टेट टच करते हैं भारत के? सबसे पहले J&K, दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर उत्तराखंड, चौथे नंबर पर आपका आ जाता है सिक्किम और पांचवें नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। ये 5 स्टेट हैं जो चाइना को टच करते हैं। इनमें सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, यही दोनों की है। जम्मू कश्मीर में तो सीमा रेखा का सीमांकन हुआ ही नहीं है, कहीं कहीं पर बड़ा विवाद है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा हमारी है। अच्छा, हमने कहा कि मैकमोहन लाइन किसको टच करती है? मैकमोहन लाइन क्या सब में है? अगर मैकमोहन लाइन सब में होती तो फिर विवाद का बिंदु ही क्या बचता। इसका मतलब मैकमोहन लाइन सभी स्टेट में नहीं है। मैकमोहन लाइन किस स्टेट में है? केवल इसमें, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश और इंडिया, अरुणाचल प्रदेश के साथ जो चीन की सीमा लगती है वो मैकमोहन लाइन, जो कि अंग्रेज़ों ने 1914 में बनाई थी, 1914 में निर्धारित की थी, 1914 में, उसके आधार पर ये डिसाइड होता है। अच्छा, अब आपको इसके अलावा बताते हैं कि जो J&K है, J&K में LAC की बात आती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। तो ये है J&K में हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा विवाद है, उत्तराखंड के साथ सीमा विवाद है और सिक्किम के साथ भी सीमा विवाद है। अभी कुछ दिन पहले सिक्किम के साथ भी, सिक्किम में इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी तनातनी हो गई थी। यहाँ से सवाल बन सकता है, इसमें कौन सी चीज़ चर्चा में आई थी? आप लोग विचार करके बताएं। J&K में चाइना के साथ अभी हमारा लेटेस्ट में जो झगड़ा हुआ, इसमें कई चीज़ें आती सामने, इसमें आती हैं। आपको देखिए, ये बिल्कुल लेटेस्ट हम बात बताने जा रहे हैं और एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जा सकता है। पहली बात तो आप लोग लिख सकते हैं गलवान वैली। गलवान घाटी कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख रीजन में है और इंडिया चाइना के बीच में इसमें विवाद हुआ था और यहाँ पर झड़प में भारतीय सैनिकों ने चाइना के 50 सैनिकों को लगभग मार गिराया। भारत के भी 20 सैनिकों की शहादत हुई। लेकिन गलवान घाटी में की जो झड़प है ये पूरी दुनिया में चर्चा में आ गई, क्योंकि हथियारों से लड़ाई नहीं हुई थी, लाठी और डंडों से लड़ाई हुई थी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो लद्दाख का इलाका है, इसको बहुत डिटेल से हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि ये सवाल बन सकता है, इसकी संभावना पूरी है। आपने सुना होगा विवाद चल रहा है फिंगर इलाका, फिंगर जैसा एक शब्द आया है, फिंगर, ठीक है। अब ये साहब लद्दाख,
का ये इलाका है, अक्साई चिन कहलाता है, जिसमें चाइना ने अननेसेसरी 1962 के बाद से अपना कब्जा कर रखा है। ये अक्साई चिन का इलाका है और ये पीओके है, जिसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। बीच का हिस्सा हमारे पास है। तो अक्साई चिन में ये यहाँ पर, ये लेह लद्दाख में यहाँ पर चाइना के सैनिक बढ़ के आ गए हैं और उन्होंने, जैसे मान लीजिए ये जो है LAC का इलाका है, ये LAC का इलाका है और LAC में यहाँ पर चाइना था और ये इंडिया का इलाका है और यहाँ पर ये बीच में जो है, ये बीच का इलाका जो था, ये इलाका ऐसा है जिसमें ना इंडिया है ना चाइना है। ये एक तरह से ये गैलरी ऐसी है जो खुली हुई है। इसमें चाइना भी गश्त कर लेती है कभी कभी और इंडिया भी गश्त कर लेता है। तो दोनों लोग गश्त करते हुए कभी कभी आमने सामने आ जाते हैं। अच्छा, इसमें ही फिंगर इलाके हैं। फिंगर, ये आपने नाम सुना होगा, टीवी पे, न्यूज़ पे खूब बताया गया। फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7, फिंगर 8, ठीक है, ये फिंगर के इलाके हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिंगर 4 तक चाइना की सेना आ गई। फिंगर 4 तक चाइना की सेना आ गई और फिर उसके बाद नहीं पीछे गई। तो चाइना ने अपनी सीमा का अतिक्रमण करते हुए यहाँ तक आ गया। जब हमने ज़्यादा दबाव डाला तो उसने कहा कि ठीक है, हम पीछे हट रहे हैं, लेकिन वो यहाँ से पीछे हट गया, यहाँ पर आ गया। अब ये फिंगर मान लीजिए F1, F2, F3, F4, अब F4 के बाद F5, F6, F7, F8। यहाँ पर फिंगर 4 के इलाके में ये गलवान वैली है और इस गलवान वैली में संघर्ष हुआ था और यहीं पर चाइना के 50 के लगभग जवान को हमारे इंडिया के जवानों ने मार गिराया था। इसके लिए हम आपको अलग से भी क्लास लेंगे और आपको अलग से इसके बारे में समझाएंगे। चूँकि अभी हम इंडिया का पॉलिटिकल मैप बता रहे हैं आपको, इसलिए इसके बारे में अभी इतना ही समझ लो बस। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है आपका एक सवाल कि भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी है जिसके साथ भारत के सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमाएं जुड़ती हैं। एक बार फिर से समझिए, ये पूछा जाता है भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी है जिसके साथ भारत की सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमाएं जुड़ती हैं। तो इसमें देखिए, पहला तो चीन है, 5 राज्य जुड़ते हैं। दूसरा बांग्लादेश है, इसके साथ भी 5 राज्य जुड़ते हैं। और तीसरा नेपाल है, इसके साथ भी 5 राज्य जुड़ते हैं। 5 राज्यों को ये 3 देश टच करते हैं। छठा राज्य कोई भी देश टच नहीं करता है। चीन, बांग्लादेश और नेपाल ये 5 राज्यों को टच करते हैं। इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं अक्सर करके। इसके बाद और हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के स्थलीय पड़ोसियों के बाद हम आते हैं समुद्री पड़ोसियों की तरफ। समुद्री पड़ोसियों में हम बात करते हैं सबसे पहले श्रीलंका की। श्रीलंका इंडिया के साथ किससे जुड़ा हुआ है? एडम्स ब्रिज से। एडम्स ब्रिज ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक सेतु है, जो कहते हैं कि राम सेतु है, राम जी ने बनाया था इस सेतु को।
इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, क्योंकि अक्सर करके हम लोग ये गलती करते हैं, जब हम लोगों का कोर्स ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो फिर हम लोग याद नहीं रख पाते हैं। इसमें आपको हम याद करने की ट्रिक भी बताए दे रहे हैं। आपको याद क्या करना है, इसमें 2 खाड़ी हैं, 2 गल्फ हैं। एक गल्फ है पाक स्ट्रेट कहलाता है, पाक स्ट्रेट, ठीक है, पाक की खाड़ी। और दूसरा आता है मन्नार स्ट्रेट, मन्नार की खाड़ी, मन्नार स्ट्रेट यानी मन्नार की खाड़ी। अब आपको ये समझना है कि पाक स्ट्रेट एडम्स ब्रिज के ऊपर है और मन्नार स्ट्रेट नीचे है। ये याद रखना है दिमाग में। पाक स्ट्रेट एडम्स ब्रिज के नॉर्थ में है और मन्नार स्ट्रेट, मन्नार की खाड़ी एडम्स ब्रिज के साउथ में है, दक्षिण में है। इतना याद करना है। एक छोटी सी बात और है, इम्पॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, कभी पूछी नहीं गई है। अगर हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें, ये ऐसे बनाते हैं और ये इंडिया का, ये एडम्स ब्रिज वाला इलाका और ये श्रीलंका। तो आप देखिए इंडिया मान लीजिए यहाँ तक लास्ट में जाता है और श्रीलंका यहाँ तक लास्ट में जाता है, तो अंत में जो लास्ट की ज़मीन है, लास्ट की जो भूमि है, वो कौन सी है? तो इंडिया की ओर से है धनुषकोडी। ध्यान रखिएगा, इंडिया की ओर से, भारत की ओर से अंत की जो ज़मीन है, लास्ट की जो ज़मीन है, वो धनुषकोडी कहलाती है। और श्रीलंका की ओर से जो लास्ट की ज़मीन है, लास्ट की भूमि है, वो तलय मन्नार कहलाती है, तलय मन्नार। धनुषकोडी और तलय मन्नार के बीच में एडम्स ब्रिज बना हुआ है। धनुषकोडी और तलय मन्नार के बीच में एडम्स ब्रिज है, जिसको कहा गया है राम सेतु। तो ये आपको हमने श्रीलंका के बारे में बताया। दूसरा, हमारा पड़ोसी, समुद्री पड़ोसी भी है, म्यांमार भी हमारा समुद्री पड़ोसी भी है, स्थलीय पड़ोसी भी है। एक बात ये भी आती है कि कौन कौन से देश हैं जिनकी भारत के साथ समुद्री सीमा भी लगती है और स्थलीय सीमा भी लगती है? तो बांग्लादेश तो है ही हमारे साथ, ठीक है, म्यांमार भी है, क्योंकि बांग्लादेश और म्यांमार इनकी समुद्री सीमा भी है और स्थलीय सीमा भी है, ठीक है। कोको आइलैंड के द्वारा, ध्यान रखिएगा, कोको द्वीप जो कि बंगाल की खाड़ी में है, उसके द्वारा भारत की समुद्री सीमा म्यांमार की समुद्री सीमा को अलग करती है। कोको द्वीप के द्वारा भारत और म्यांमार अलग अलग होते हैं। वैसे नॉर्थ ईस्ट का ये इलाका म्यांमार के साथ टच करता है और नॉर्थ ईस्ट का ये इलाका अराकान योमा पर्वत कहलाता है। अच्छा, इसको अब और हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पर आपको बताते हैं कि भारत के समुद्री पड़ोसी और कौन कौन से हैं। समुद्री पड़ोसी तो हमने आपको 2 बताए। पहले तो एक बताया हमने आपको श्रीलंका समुद्री पड़ोसी विशुद्ध रूप से। दूसरा समुद्री पड़ोसी हमने आपको नहीं बताया। दूसरा हमारा समुद्री पड़ोसी है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया निकटस्थ समुद्री पड़ोसी। तीसरा है मालदीव, मालदीव, ठीक है, ये समुद्री पड़ोसी है। ये 3 देश जो है हमारे निकटस्थ, ध्यान दीजिएगा, निकटस्थ हम बोल रहे हैं, निकटस्थ यानी नियरेस्ट जो है वो समुद्री पड़ोसी हैं हमारे। इसके अलावा दूर में अगर हम देखें तो मॉरिशस भी आ जाता है। मॉरिशस ये थोड़ा सा दूर समुद्री पड़ोसी है, लेकिन है ये भी। तो निकटस्थ में ये है और ये चौथा है। और समुद्री और स्थलीय सीमा वाले ये 2 देश हैं, ठीक है। पाकिस्तान के साथ हमारी स्थलीय सीमा तो बनती है, समुद्री सीमा नहीं बनती है। और मान लेते हैं कि अगर समुद्री सीमा बनती है
तो बन जाए। हालांकि पाकिस्तान के साथ हमारी समुद्री सीमा नहीं मानी जाती है, नहीं मानी गई है, अभी तक कहीं पर भी नहीं ऐसा हवाला आया है। तो हम इसको एक स्थलीय पड़ोसी ही मानते हैं, समुद्री पड़ोसी नहीं मानते हैं पाकिस्तान को। अच्छा, अब आती है बात भारत की। जो ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है कि इंडिया का एरिया कितना है, 32 lakhs हैं, 48,000 और 469 स्क्वायर किलोमीटर, ये इंडिया का टोटल लैंड एरिया है। 32,48,469 वर्ग किलोमीटर, ये इंडिया का टोटल लैंड एरिया है। उत्तर से दक्षिण लंबाई इसकी 32-14 मानी गई है, नॉर्थ टू साउथ, और ईस्ट टू वेस्ट 29-33, 29-33, ये वेस्ट टू ईस्ट कह लो या ईस्ट टू वेस्ट कह लो, ये लेंथ मानी गई है। तो यानी नॉर्थ टू साउथ इंडिया ज़्यादा है अपेक्षाकृत वेस्ट टू ईस्ट के। अब आती है बात ये कि इंडिया की जो पोजीशन है, उस पोजीशन को अगर हम देखें तो ये स्थलीय सीमा लगभग कितने किलोमीटर की है? तो 6,100 किलोमीटर की स्थलीय सीमा है पूरी। और ये अगर हम बात करें इसकी केवल, तो भारत का जो समुद्री किनारा है ये, और आइलैंड जो हैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप, इनके सहित पूरी 7,516.6 किलोमीटर ये भारत की समुद्री सीमा रेखा है, 7,516.6 किलोमीटर। इसके बाद और हम आगे बढ़ते हैं। ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित है, हमने बताया आपको। इसके अलावा हम देखते हैं इंडिया पॉलिटिकल में थोड़ा सा ये अभी आ जाता है कि इंडिया के जो साउथ के स्टेट हैं समुद्र में, इन समुद्र में के जो स्टेट हैं, इनमें जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। इनका समुद्र की तरफ बढ़ने पर, समुद्र की तरफ बढ़ने पर क्या कोई लाइन होती है? जी हाँ, होती है। इसको कहते हैं हम, इसको जो समुद्र की ये यहाँ समुद्र के किनारे से लेकर के समुद्र में 12 नॉटिकल मील तक स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा हर राज्य की, हर देश की स्थलीय सीमा है। 12 नॉटिकल मील स्थलीय सीमा कहलाती है, स्थलीय सीमा। ठीक है। फिर 12 से 24 हम कर देते हैं, यानी यहीं से यहाँ तक आ जाते हैं जब, तो ये आ जाती है 24 नॉटिकल मील। 24 नॉटिकल मील हमारी जो है वो संलग्न क्षेत्र आ जाता है। इसको हम कॉन्टिन्यूअस जोन भी बोल देते हैं, संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिन्यूअस जोन। और 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील तक भारत की ये EEZ आ जाता है। EEZ इसको कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, संलग्न आर्थिक क्षेत्र, संलग्न आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहाँ पर 200 नॉटिकल माइल तक भारत समुद्र में पेट्रोलियम खोज सकता है,
आर्थिक संसाधनों का दोहन कर सकता है। साउथ चाइना सी में यही बवाल चल रहा है। साउथ चाइना सी में चीन अपने यहाँ लोगों को आने नहीं देना चाहता है, और जो देश हैं वो भाई इसके 200 समुद्री मील के बाद तो ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्र है, खुला हुआ समुद्र है, कोई भी आए जाए। आपकी स्पेशल जो है वो 24 नॉटिकल मील के आगे नहीं जाना चाहिए। 200 नॉटिकल मील तक भी आ सकते हो, 200 नॉटिकल मील के अंदर भी जा सकते हो, लेकिन 24 नॉटिकल मील में जाने के लिए आपको इजाज़त देनी पड़ेगी, क्योंकि फिर यहाँ पर भारत का कानून लागू हो जाता है। ऐसे ही हर देश में है। तो ये एक विशेष तौर पर पूरे विश्व के लिए दृष्टि से बनाया गया है। 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील का ये इलाका है। साउथ चाइना सी में यही बवाल है कि चीन किसी को आने नहीं देना चाहता, 200 के आगे भी आने देना चाहता है। तो इसीलिए सब झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रही है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप करेंगे, मैसेज करेंगे, फ़ोन करेंगे और अपनी समस्या बताएंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया था कि ये भारत का ये जो लाइन है इसको हम प्राइम मेरिडियन टाइम लाइन कहते हैं। ये क्या होता है? ये लंदन मान लो यहाँ पर है, ये ब्रिटेन है, ये लाइन जा रही है। ये ग्रीनविच मीन टाइम GMT टाइम लाइन बताते हैं। इससे भारत का ये समय 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा, चूँकि वही बताया ना, ईस्ट में सूर्योदय होता है तो पृथ्वी में सबसे पहले सूर्य पूरब में निकलता है, पूरब से ये अब इधर पृथ्वी जो है इधर से इधर घूम रही है, तो यहाँ पर सूर्योदय बाद में होगा, यहाँ पर पहले हो जाएगा। यहाँ पर 5.5 घंटे बाद होगा। यहाँ पर जितनी देर में सूरज निकलेगा उससे 5.5 घंटे बाद यहाँ निकलेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा देख लीजिए, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 0 डिग्री पर है और ये 82.5 डिग्री पर है। यानी सन को यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में 82.5 डिग्री तक जाना पड़ेगा। यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करें तो 82.5 डिग्री तक सन गया। अब आपको मालूम है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है ना, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री बराबर 82.5 डिग्री इंटू 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 328 और आधा मिनट और है तो 2 मिनट और जोड़ दिया, 330 क्या आ गया? मिनट आ गया। यानी कि अगर हम 60 से भाग दे देंगे तो 5.5 घंटे, 5.5 घंटे आ जाता है। और ये 4 मिनट कैसे आया? 4 मिनट ऐसे आया कि अर्थ जो है वो 24 घंटे में मूवमेंट कर जाती है, अपनी एक्सिस पर मूव कर जाती है। 24 घंटे में ये 360 डिग्री घूम जाती है। भाई 360 डिग्री घूमेगी, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक घूमने में उसको 24 आवर्स का टाइम लगेगा। तो 24 आवर्स में कितनी डिग्री घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। अब 24 आवर्स को अगर हम मिनट बनाएं तो 1440 मिनट हो जाएगा। 1440 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 डिग्री में 1440 अपान 360 कर दें, 4 मिनट आ जाता है। देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, 4 मिनट आ जाएगा। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के, यहाँ से हमने इसको निकाल लिया। मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। और इससे 1 सवाल 2 सवाल हर एग्ज़ाम में आपको मिल ही जाएंगे। आज की इस क्लास में आपको बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिली हैं और आगे भी मिलेंगी। अच्छा, और हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको भारत का ये एरिया बता दिया। अब इसमें हम आपको बताएं कि भारत का जो अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप है, ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित आइलैंड्स हैं। कहते हैं कि 253 आइलैंड कुल हैं। कुल द्वीप भारत के 253 हैं, जिसमें 36 आइलैंड जो हैं वो लक्षद्वीप के हैं,
बाकी इधर के और भी जो भी होंगे। और अंडमान निकोबार में कुछ आइलैंड्स हैं। इसमें देखिए पूछा क्या जाता है, ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार है जैसे, तो अंडमान में अंडमान, नॉर्थ अंडमान इसको कहते हैं नॉर्थ अंडमान, ठीक है। फिर एक मिडिल अंडमान है, मिडिल अंडमान। फिर एक है साउथ अंडमान, साउथ अंडमान। तो साउथ अंडमान और मिडिल अंडमान के बीच में एक लघु अंडमान भी है। तो लघु अंडमान और साउथ अंडमान को बीच से एक लाइन जाती है, उसको कहते हैं हम डंकन पास, डंकन दर्रा, डंकन दर्रा। डंकन दर्रा किसके बीच में है? लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में डंकन दर्रा है, डंकन पास है। इसी तरह से हम इधर देखते हैं मिनिकॉय आइलैंड है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मिनिकॉय आइलैंड है, ठीक है। तो मिनिकॉय द्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या मिनिकॉय द्वीप में ही रहती है। अच्छा, अब इसकी राजधानी के बारे में हम आपको बता दें। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, मध्य अंडमान में है। उत्तरी अंडमान जो है वो पहाड़ी है, ज़्यादा पहाड़ हैं। यहाँ तक कि अंडमान निकोबार के इस पूरे इलाके में जो सबसे ऊंची चोटी कही गई है वो सैडल पीक है। सैडल पीक यहीं पर है, उत्तरी अंडमान में ही है सैडल पीक। हम आपको इसके बारे में अलग से क्लास लें करके बताएंगे डिटेल में। और फिर उसके बाद हम आपको लक्षद्वीप के बारे में बताएंगे, वो हम आने वाले समय में आपको बताएंगे। तो आज की क्लास में हमने आपको थोड़ा सा टच करवाया है इंडिया पॉलिटिकल। अभी एक क्लास इंडिया पॉलिटिकल की और चलेगी, उसके बाद इंडिया पॉलिटिकल पूरी तरह से समाप्त होगा। हम यहाँ पर आज हमने जो भी आपको पढ़ाया है उम्मीद है समझ में आया होगा। और थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। आज की क्लास में जो कुछ भी बताया उससे हम कुछ सवाल पूछ लेते हैं आपसे, आपको कुछ भी क्लियर होगा और आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। ये बताइए कि अगर हम ये पूछें आपसे कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश को टच नहीं करता, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश को टच नहीं करता? और आपके ऑप्शन हैं ये। पहला नंबर असम, सवाल ध्यान है, बांग्लादेश को टच नहीं करता, भारत का वो राज्य बताना है। पहला है असम, दूसरा है बंगाल, तीसरा है मणिपुर, चौथा है त्रिपुरा। असम, बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा आपको बताना है। बताइए, सोच लीजिए 1 मिनट में, फिर बताइए। दूसरा सवाल है कि म्यांमार को स्पर्श करने वाले राज्य कौन नहीं है? नहीं है यानी बाकी सब हैं, एक नहीं है। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मेघालय और चौथा है मणिपुर। कौन सा राज्य म्यांमार को टच नहीं करता? ठीक है। तीसरा सवाल, भारत के पश्चिम में सबसे
लंबी सीमा रेखा वाला राज्य। भारत के पश्चिम में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है? पहला है राजस्थान, दूसरा है गुजरात। देखिए, हमने ये पूछा है सीमा रेखा वाला राज्य, हमने समुद्री सीमा, स्थिर सीमा कुछ भी नहीं पूछी है। आपको केवल राज्य का नाम बताना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। ये 3 सवाल हमने आपको बताए हैं। आप लोग इसको तैयार करके रखिएगा। अगली क्लास में सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद नई क्लास लेना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आपको आज की क्लास कैसी लगी हमको ज़रूर बताइएगा, हमको मैसेज करिएगा, हमको आप व्हाट्सएप करिएगा, और फिर हम लोग फिर से बैठेंगे और नए सिरे से फिर से शुरुआत करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।